फिल्म की शुरुआत होती है मुंबई शहर से, जहाँ पे हमें रफी नाम के स्ट्रीट फोटोग्राफर को दिखाया जाता है जो बेहतर जिंदगी और रोजगार की वजह से मुंबई में रहता है। हालांकि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। रफी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास लोगों की तस्वीरें खींचकर पैसे कमाता है ताकि वो अपने परिवार का पुश्तैनी खर्चा चुका सके। इसके लिए वो सालों से बहुत मेहनत कर रहा है। वो रेलवे स्टेशन के पास वाले एक खोली में अपने दोस्तों के साथ रहता है। दूसरी तरफ आप मुंबई में रहने वाली लड़की मिलोनी को देखते हैं जो एक अपर मिडिल क्लास गुजराती फैमिली से है। मिलोनी एक बहुत ही शांत और शर्मीली स्वभाव की लड़की है। उसने सीए फाउंडेशन में टॉप किया है और फिलहाल वो सीए इंटर की तैयारी कर रही है। मिलोनी एक ऐसी लड़की है जिसके लिए सब कुछ उसका परिवार तय करता है। उसके करियर से लेकर उसके कपड़ों के चुनाव तक, यहाँ तक कि मिलोनी कौन से कपड़ों का रंग पहनेगी ये भी उसका परिवार ही तय करता है। दरअसल मिलोनी बचपन में स्कूल के नाटकों में एक्टिंग किया करती थी और वो आगे भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसकी इच्छा के बारे में कुछ पूछा ही नहीं और मिलोनी भी चुपचाप अपने परिवार वालों की सभी बातें मानती रहती है। लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने खुद के व्यक्तित्व और आजादी के लिए तरसती है और शायद इसीलिए वो इतनी गुमसुम, चुपचाप और उदास रहती है। इस तरह से दोनों अपनी अपनी जिंदगी काट रहे थे, उसे खुल के जी नहीं रहे थे। मुंबई के लाखों लोगों की भीड़ में भी वो अंदर से अकेले ही थे। एक दिन मिलोनी अपनी माँ और बहन के साथ कपड़े खरीदने गई थी। वहाँ से वापस आते वक्त वो फेरी से गेटवे ऑफ इंडिया आते हैं और वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से मिलोनी अपनी माँ और बहन से थोड़ी दूर हो जाती है। वो उन्हें ढूंढ ही रही थी, तभी रफी मिलोनी को अपनी फोटो खिंचवाने के लिए पीछे पड़ता है। कहता है कि गेटवे के साथ ताज मैडम, सालों बाद जब आप ये फोटो देखेगी तो आपको आपके चेहरे पे यही धूप दिखाई देगी, आपके बालों में ये हवा और आपके कानों में हजारों लोगों की आवाज से सब चले जाएंगे मैडम, हमेशा के लिए सब चले जाएंगे। रफी मिलोनी को फोटो के 50 रुपए कहता है तो मिलोनी भी उसकी ये बातें सुन के, उसकी बातों से इम्प्रेस होके उससे अपना फोटो खिंचवाने मान जाती है। तो रफी मिलोनी की फोटो खींचता है और उसे थोड़ा मुस्कुराने कहता है। फिर वो उसके फोटो का प्रिंट निकाल के उसके 50 रुपए चार्जेस के मिलोनी के हाथ में देता है, लेकिन फिर उसे कहता है कि ठहरो मैडम, मैं आपकी फोटो प्लास्टिक में डाल के देता हूँ। लेकिन उसी वक्त मिलोनी की माँ उसे आवाज लगाती है तो मिलोनी रफी को बिना पैसे दिए ही वो फोटो लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर रफी उसे यहाँ वहाँ बहुत दिखता है पर वो उसे कहीं नहीं दिखाई देती। तभी रफी का दोस्त भाग्य उसके पास आता है, पूछता है कि रफी भाई दुकान कैसी चल रही है आपकी। लेकिन रफी का मूड तो बहुत खराब था। ये देख के भाग्य उसे पूछता है कि क्या हुआ। तभी रफी उसे बताता है कि एक लड़की ने फोटो खिंचवाई और बिना पैसे दिए ही चली गई। तो भाग्य उसे कहता है कि चूना लगा गई वो आपको, अब तक तो वो दादर पहुँच गई होगी। बाकी आगे रफी से कहता है कि भाई मैंने अपने गाँव फोन किया था तो पता चला कि आपकी दादी हमारे आस पड़ोस में आपके लिए लड़की तलाश कर रही है। वैसे मेरे मौसी की भी 4 लड़कियां हैं। ये सुन के रफी हैरान था क्योंकि उसने ये तय किया था कि वो जब तक इनका कर्जा नहीं चुका देता तब तक शादी नहीं करेगा। बाकी आगे रफी से कहता है आपकी दादी आपकी शादी के लिए इतनी परेशान है कि कहती है कि अगर पैसा होता तो दहेज दे के रफी की शादी करवा देती। फिर वो दोनों पोस्ट ऑफिस आते हैं। रफी अपने कमाए हुए सारे पैसे अपने दादी को गाँव में मनी ऑर्डर कर देता है। वो हर महीने ऐसा ही करता था, इसीलिए वहाँ के पोस्ट ऑफिस के क्लर्क भी अब रफी को पहचानती है। वो उसे कहती है कि आपके लिए भी थोड़ा पैसा रखा करो रफीक भाई। जिसके बाद रफी बाकी को कुल्फी खिलाने ले जाता है। कहता है कि मैं सिर्फ महीने के आखिर में कुल्फी खाता हूँ क्योंकि मेरे अब्बा भी ऐसा ही किया करते थे, वो हम लोगों को महीने के आखिर में ही आइसक्रीम खिलाते थे। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ निकलते हैं। तभी उनके घर के पास वाला दुकान वाला चाचा रफी से कहता है कि तुम्हारी दादी ने तुम्हारी शादी के चक्कर में अपनी दवाई खाना बंद कर दिया है, वो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही है। तब बाकी उन्हें पूछता है कि ये बात आपको कैसे पता चाचा। तब वो चाचा उन्हें जवाब देता है कि रफी की दादी लड़की ढूंढते हुए हमारे ससुराल तक पहुंच गई थी। फिर हम देखते हैं कि मोहल्ले के सारे लोगों को पता चल गया है कि रफी की दादी रफी की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है और सब लोग उसे इसके बारे में पूछने लगते हैं। जिसके बाद रफी और उसके दोस्त उनके रूम में शराब पीते बैठते हैं। तभी बाकी सभी को आज का दादी वाला किस्सा सुनाता है और सभी लोग इस बात के मजे लेकर हंसने लगता है। रफी के सारे दोस्त भी उसे शादी कर लेने के लिए कहते हैं। तभी जाकिर नाम का रफी का दोस्त सबको तिवारी नाम के आदमी का किस्सा सुनाने लगता है। कहता है कि तिवारी नाम का आदमी पहले इसी कमरे में रहता था। एक दिन उसने पंखे से लटक के खुदकुशी कर ली और तब से उसकी आत्मा इसी कमरे में घूमती है। तिवारी तो चला गया पर उसने उसके पीछे एक चिट्ठी तक नहीं छोड़ी। छोड़ता भी तो किसको, वो किसी को बिना बताए दुनिया छोड़ के चला गया।
फिर सब लोग सो जाते हैं, लेकिन रफी को नींद नहीं आती। फिर वो दादी के लिए एक खत लिखता है कि सुनने में आया है कि आपने दवा बंद कर दी और मेरे लिए लड़की ढूंढ रही हो। फिर रवि थोड़ा मुस्कुराते हुए आज फोटो खिंचाने वाले लड़की के बारे में सोचने लगता है और दादी को खत में झूठ लिखता है कि मुझे यहाँ एक लड़की मिल गई है। उससे मिलके ऐसा लगा कि जैसे आपने ही दूर दूर के चुनी है। उसकी मुस्कान ऐसी कि सब दुख दर्द थकान सब भूल जाए और हंसी हंसी कि जैसे हमारे खेतों में पहली बारिश हुआ करती थी। उसका नाम भी बहुत प्यारा है, नूरी। मैं आपको उसकी तस्वीर भेज रहा हूँ, यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। दूसरी तरफ हमें मिलोनी के परिवार को दिखाया जाता है, जो एक वेल सेटल्ड और पढ़ा लिखा परिवार है और यहाँ रफी अपने भाड़े के रूम में अपने रूममेट्स के साथ रहता है, जो दिन भर काम करके रात को शराब पी के गप्पे लड़ा के सो जाया करते हैं। इस तरह से चल रही है रफी और मिलोनी की जिंदगी। लेकिन अगले दिन रफी बहुत परेशान था, क्योंकि उसका खत पढ़ के और नूरी की फोटो देख के दादी उससे मिलने मुंबई आ रही है और वो ट्रेन में भी बैठ चुकी है। 2 दिन में मुंबई पहुंच जाएगी। रफी यही बात अपने दोस्त बाकी को बताता है। बाकी मिलोनी का फोटो देख के उसे कहता है कि आपको थोड़ी कम खूबसूरत लड़की नहीं मिली, आप दोनों में कितना फर्क है। आपने दादी को झूठ बोला है क्यों? अब आप ऐसा कीजिए कि दादी को सब कुछ सच बता दीजिए। ये सुन के रफी उसे जवाब देता है, ये जान के दादी मुझे कच्चा चबा जाएगी। तो बाकी उसे कहता है कि आप दादी को ऐसा कहिए कि नूरी किसी वजह से मुंबई शहर से बाहर गई है, आप अगली बार उससे मिलने ना। तब रफी उसे कहता है कि बचपन में मुझे और मेरी बहन को फीस ना भरने की वजह से स्कूल से बाहर निकाल दिया था, तो मेरी दादी 3 दिन स्कूल के बाहर खड़ी रही थी। वो वही डटी रही जब तक कि हमारा एडमिशन वापस नहीं हो गया। वो 3 दिन तक जरा भी नहीं बैठी। वो इतनी जिद्दी है, इसका मतलब समझे तो कुछ। वो नूरी से मिले बिना नहीं जाएगी। इधर मिलोनी जब अपने क्लास में थी, तब वो अपने क्लास के दोस्तों को अपनी रफी ने खींची हुई फोटो दिखाती है। सब लोग एक एक करके वो फोटो देखते हैं और तभी उनके क्लास के सर भी वो फोटो देख लेते हैं और उसे अपने पास रख लेते हैं। अब क्लास खत्म होने के बाद मिलोनी उस सर से अपनी फोटो वापस मांगने जाती है, लेकिन वो सर उसे नाराज होकर कहता है कि तुम क्लास के टॉपर हो और क्लास में ऐसे भी मत करो, और वो मिलोनी को उसकी फोटो भी वापस नहीं देता। एक दिन रफी जब बस से जा रहा था, तभी वो मिलोनी की फोटो उसकी क्लास की होर्डिंग पर देख लेता है। वो अगले दिन उसके क्लास के सामने खड़े होके उसे मिलने जाता है, पर मिलोनी उस दिन क्लास ही नहीं आई थी, क्योंकि मिलोनी तो उस दिन फिर से गेटवे में जाके अपनी फोटो खिंचवाती है। वो वहाँ रफी को ढूंढ रही थी, पर वो तो उससे मिलने क्लास में गया था। फिर अगले दिन रफी मिलोनी को बस में देखता है, पर वो उससे बात ही नहीं कर पाता। उसकी हिम्मत ही नहीं होती। वो रात को बहुत सोचता है और दूसरे दिन वो फिर से बस में मिलोनी को देखता है। वो उसे बात करने की कोशिश करता है, पर फिर वो अपने आप को रोक लेता है। लेकिन उस दिन शायद उसकी किस्मत अच्छी थी। मिलोनी खुद ही रफी को देख लेती है और खिड़की की तरफ खिसक जाती है और फिर रफी उसके बाजू में आके बैठता है। जिसके बाद वो दोनों एक गार्डन में जाते हैं। रफी मिलोनी को उसकी फोटो से देता है और साथ ही उसे सारी सच्चाई बता देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो मिलोनी उसे रोकती है और पूछती है कि तुमने ये फोटोज मुझे अभी क्यों दी? तुम ये भी तो कह सकते थे कि जब तुम मेरे दादी से मिलोगी तब दोगे। तब रफी उसे कहता है कि कोई बात नहीं मैडम, बस अगर आप एक बार दादी से मिलने थी तो अच्छा होता। लेकिन मिलोनी उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। तो रफी भी वहाँ से चला जाता है और रेलवे स्टेशन पे अपनी दादी को लेने जाता है। दादी उसका स्टेशन पे ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि ट्रेन जल्दी आ गई थी। दादी रफी को अपनी ट्रेन के सफर के किस्से सुनाने लगती है और फिर वो रफी को पूछती है कि नूरी नहीं आई। रफी उन्हें जवाब देता है कि नूरी को कुछ काम आ गया था। तब दादी उसे कहती है कि भला हमसे निपटकर और क्या जरूरी काम था। तभी रफी को मिलोनी का फोन आता है। वो रफी से कहती है कि वो दादी से मिलने के लिए तैयार है। ये सुन के रफी बहुत खुश होता है और दादी को जाके कहता है कि नूरी ने आपको हेलो कहा है। पता नहीं मिलोनी ने रफी की दादी से मिलने से क्यों हाँ कहा। शायद उसे रफी की खींची हुई फोटो अच्छी लगी होगी। असल जिंदगी में ना सही, पर रफी की खींची हुई फोटो में वो खुश और सुंदर नजर आ रही थी और उसे वो चंद लम्हों की खुशी देने वाला आदमी रफी था और शायद इसीलिए वो रफी की दादी को मिलने बात गई थी। खैर अगले दिन रफी मिलोनी को लेने आता है, उसे दादी को मिलवाने ले जाने। जब वो दोनों टैक्सी में थे तब रफी उसे बताता है कि मैंने दादी को आपका नाम नूरी बताया है। फिर वो दोनों एक दूसरे के परिवार वालों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर दादी कुछ सवाल पूछेगी तो एक दूसरे को मालूम होना चाहिए। मिलोनी को पता चलता है कि रफी के माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए हैं और उसके दादी ने ही उनकी परवरिश की है।
अब जब वो टैक्सी से उतरता है तो वो ड्राइवर रफी से पूछता है कि क्या आप लोग एक्टर्स हो। तब रफी उसे जवाब देता है कि हाँ हम लोग एक्टर्स हैं। तब वो ड्राइवर कहता है कि तभी मैं सोचूं कि मैडम जैसी खूबसूरत लड़की आपके साथ कैसी। तो रफी उसे डांटते हुए वहाँ से जाने को कहता है। फिर वो दोनों एक होटल में दादी को मिलते हैं। दादी मिलोनी से पूछती है कि रफी ने कहा कि तुम अभी पढ़ाई कर रही हो। मिलोनी भी उन्हें कहती है कि हाँ मैं सीए इंटर की पढ़ाई कर रही हूँ। तब दादी उसे कहती है कि अगर रफी ने पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो आज एक कंपाउंडर जरूर होता। रफी के चाचा कानपुर के बहुत ही नामी कंपाउंडर थे। बड़े बड़े लोग उसके मशवरे और राय के बेटा कोई काम नहीं करते थे। तब रफी उन्हें कहता है कि क्या पुरानी बातें लेके बैठी हो। तो दादी उसे कहती है तो और क्या कहूँ, कुछ दिनों में नूरी सीए बन जाएगी और तू वही का वही रह जाएगा। वो आगे नूरी से कहती है कि देखो तेज धूप में काम कर करके कैसा रंग हो गया है इसका। पहले इसका रंग गेहूं जैसा सुनहरा था और अब देखो कैसे हो गया है। खैर तुम बताओ तुम्हारे अबू और अम्मी कैसे हैं। तब मिलोनी यानी नूरी उन्हें जवाब देती है कि उसके माँ बाप और बड़ी बहन मस्जिद की दीवार गिरने से मर गए और वो एक हॉस्टल में रहती है। फिर दादी मिलोनी को अपने परिवार के पुश्तैनी पाई गिफ्ट के तौर पर देती है। कहती है कि ये बहुत पुरानी पायल है। सोचा था कि मैं तुम्हें ये बाद में दे दूंगी जब मैं तुम्हें अच्छे से जानने लगूंगी, पर जिंदगी का क्या भरोसा, इसलिए अभी दे रही हूँ। मिलोनी उनसे पायल लेने से मना कर देती है पर दादी उसे जबरदस्ती वो पायल दे ही देती है। फिर राफेल मिलोनी को टैक्सी तक छोड़ने जाता है। मिलोनी उसे कहती है कि दादी कल सलवार खरीदने जाना चाहती है और वो मुझे भी साथ आने कह रही थी। तब रफी उसे कहता है कि मैं इस मामले को संभाल लूंगा। साथ ही वो मिलोनी को दादी से मिलने के लिए शुक्रिया करता है। तब मिलोनी उसे कहती है कि क्या तुम मेरी और फोटोज ले सकते हो। तब रफी कहता है कि हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। तो मिलोनी उसे कल दोपहर में मिलने के लिए कह के वहाँ से चली जाती है। अब रात को दादी रफी के दोस्तों को मिलोनी के बारे में बताती है। कहती है कि पहले तो मुझे नूरी अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो बहुत नखरे कर रही थी, ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, बड़ी आई जैसी कहीं की हूट परी हो। फिर मैंने सोचा कि खुदा अगर मुझे भी दो कोरे कोरे पैर पौधे दिखा दे तो मेरा भी लाभ हो जाएगा गाँव में। अब मेरा रफी थोड़ी ना कम है किसी से, वही अपने दादा की तिरछी मुस्कान मिली है इसको विरासत में। और वो रफी को मुस्कुरा के दिखाने को कहती है। तो रफी जब मुस्कुराता है तो उसके सभी दोस्त मस्ती में हंसने लगते हैं। इधर मिलोनी जब अपने घर में खाना खा रही थी तभी वो अपने घर की नौकरानी राम प्यारी के पैरों में दादी ने उसे दिए हुए पायल के जैसे ही पायल दिखती है। थोड़ी देर बाद जब राम प्यारी मिलोनी के रूम में उसे दूध देने आती है तो मिलोनी उसे पूछती है कि तुमने ये पायल कहाँ से ली। तब राम प्यारी जवाब देती है कि मेरे गाँव से, ये मुझे मेरे मायके वालों ने दी है। मिलोनी राम प्यारी को बैठने को कहती है और उसे पूछती है कि गाँव में सब कैसे है, वो क्या करते हैं। तो राम प्यारी कहती है कि गाँव में तो सब लोग खेती करते हैं, गाय भैंस चराते हैं और शाम को तो गाँव में लाइट भी चली जाती है। तब मिलोनी उसे कहती है कि मैं भी एक दिन आपके साथ गाँव आऊंगी। ये सुन के राम प्यारी कहती है कि आप वहाँ आके क्या करेगी। तब मिलोनी कहती है कि ऐसे ही गाँव देखने आऊंगी। राम प्यारी भी कहती है कि ठीक है आप हमारे साथ ही रहना, मैं आपका सारा प्रबंध कर दूंगी। इधर रफी जब रात को सो रहा होता है तो उसका दोस्त उसे पूछता है कि रफी भाई आप सचमुच दादी को मिलोनी से मिलवाना है या दादी को कुछ पिला के लाए हो। उसके दोस्त को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मिलोनी ने रफी के दादी से मिलने से हाँ कह दी और उसका झूठ में साथ दिया। अगले दिन मिलोनी रफी और दादी के साथ सलवार खरीदने जाती है। दादी मिलोनी से कहती है कि रफी ने अपने दोनों बहनों की शादी का खर्चा खुद ही उठाया था, शानदार दावत देके धूमधाम से शादी की थी और मुझसे कहा कि कोई फिक्र ना करे। फिर दादी मिलोनी को अपने लिए एक सलवार सूट चुनने के लिए कहती है। वो उसे पूछती है कि इनमें से कौन से कलर का सूट पसंद है तुम्हें। तब मिलोनी जवाब देती है कि पता नहीं। ये सुन के दादी हैरान थी, कहती है कि पता नहीं का क्या मतलब है। दरअसल मिलोनी को आज तक उसकी पसंद के बारे में किसी ने नहीं पूछा था तो वो आज दादी को क्या ही जवाब दी थी। फिर दादी मिलोनी को एक सलवार खरीद के दे देती है। मिलोनी जब अपने घर आती है तो देखती है कि उसके पापा के दोस्त अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। वो अपने बेटे चिंतन की मिलोनी के साथ रिश्ते की बात करने आए थे। ये जानने के बाद मिलोनी हैरान थी। उसके पापा के दोस्त मिलोनी की एक फोटो मांगते हैं अपने बेटे को दिखाने के लिए। तब मिलोनी उन्हें रफी ने उसकी गेटवे ऑफ इंडिया पे खींची हुई फोटो देती है। थोड़े ही दिनों में चिंतन MBA करने अमेरिका जाने वाला था, इसीलिए सभी परिवार वाले चाहते हैं कि मिलोनी और चिंतन की जल्द से जल्द शादी हो जाए।
अब मिलोनी शादी के बाद अमेरिका जाएगी। इस बात से सभी लोग बहुत खुश थे। इधर दादी रफी को कहती है कि वो अपनी कमाई बढ़ाने के लिए एक फैक्ट्री डाले, क्योंकि अगर नूरी तुझसे ज्यादा कमाएगी तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा और आगे तेरे बच्चे भी कहेंगे कि अब्बू जो है अब्बे की कमाई खा रहे हैं। तब रफी कहता है कि अब बस भी करो, आप कहां से कहां पहुंच गई, ऊपर वाला सब देख रहा है। तब दादी कहती है कि इतने मुश्किलों से एक लड़की मिली है और अगर तो कोई कामकाज नहीं करेगा तो वो भी चली जाएगी हाथ से। तो रफी दादी को कहता है कि फिक्र मत करो, मैं फैक्ट्री डाल दूंगा। अगले दिन मिलोनी फिर से दादी से मिलने आती है। वो दादी से पूछती है कि आप दादा से कैसे मिले। तो दादी कहती है कि छोड़ो, वो बहुत पुरानी बात है, तुम बताओ तुम दोनों कैसे मिले। तब मिलोनी बताती है कि मैं ऐसे ही घूमने गेटवे ऑफ इंडिया आई थी, तब इन्होंने मुझे फोटो निकालने के लिए आवाज दी, फिर इन्होंने मेरी फोटो निकाली और पैसे भी नहीं लिए। जब मैंने अपनी फोटो देखी तो मुझे लगा कि ये और ही कोई है, क्योंकि फोटो में जो लड़की थी वो मुझसे ज्यादा खुश और सुंदर लग रही थी। फिर हमारा रोज का मिलना हो गया। रफी भी उसकी ये बातें ध्यान से सुन रहा था और ये सुन के सोच में पड़ गया था। तब दादी कहती है कि हमारे जमाने में तो हमारे माँ बाप जहाँ चाहते थे वही शादी करा देते थे। अब रात हो चुकी थी और बारिश भी आ रही थी और मिलोनी को टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। तब मिलोनी रफी से कहती है कि कहीं चाय पीने चले, तो वो दोनों एक होटल में जाते हैं। रफी उससे पूछता है कि मैंने देखा कि अब कभी कोला नहीं पीती, हमेशा मना कर देती है। तब मिलोनी कहती है कि बचपन में मेरे दादा हमेशा मुझे कैंपा कोला पिलाने ले जाते थे, वो गुजर गए और फिर वो कैंपा कोला बनाने वाली फैक्ट्री भी बंद हो गई। उसके बाद से मुझे कोला पीने का मन ही नहीं करता। तब रफी भी उसे बताता है कि मेरे अब्बा भी हमें महीने के आखिर में ही कुल्फी खिलाने ले जाया करते थे, तब से लेके आज तक मैं हमेशा महीने के आखिर में ही कुल्फी खाता हूँ। फिर रफी चाय के पैसे देने लगता है। तब मिलोनी उसे कहते हैं कि तुम रहने तो मैं दे देती हूँ, तुम कल दे देना। तब रफी उसे कहता है कि कल तो दादी नाना सुपारा में जा रही है, वहाँ हमारे खाना की लड़की रहती है, वो उन्हीं से मिलने जा रही है, तो हमारा मिलना तो नहीं हो पाएगा। फिर वो हिचकिचाते हुए मिलोनी से पूछता है कि कल अगर आपके पास टाइम हो तो आप पिक्चर देखने जा सकते हैं। तो मिलोनी भी हाँ कह देती है और टैक्सी से घर जाने लगती है और जाते वक्त पलट के रफी को देखती है। लगता है कि शायद दोनों को एक दूसरे से लगा हो गया है। दोनों का कोई मेल नहीं है, दोनों का धर्म अलग अलग है, हैसियत अलग अलग है, दोनों भी अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड में पले बड़े हैं। यहाँ तक कि दोनों की उम्र में भी बहुत ज्यादा अंतर है। एक तरफ मिलोनी पढ़ी लिखी है, वही रफी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। दोनों का रंग रूप अलग, पहनावा अलग, रहन सहन अलग, लेकिन इन सबके बावजूद उन दोनों में बहुत कुछ एक जैसा है, जैसे कि दोनों का स्वभाव और अपने इमोशंस को छिपाने का तरीका या फिर अपने परिवार के लिए जीना। इन्हीं सब चीजों की वजह से शायद दोनों में एक रिश्ता सा बन गया है। अगले दिन रफी मिलोनी को एक लोकल थिएटर में पिक्चर दिखाने ले जाता है। मिलोनी पहली बार ऐसे थिएटर में पिक्चर देखने आई थी। जब वो पिक्चर देख रही थी तभी उसके पैर के बाजू से एक चूहा निकल जाता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। तब रफी उसे कहता है कि आप डरिए मत, चूहा होगा, वो अक्सर यहाँ वहाँ घूमते रहता है। फिर वो दोनों पिक्चर देखते हैं। अब रात को मिलोनी रफी की जिंदगी के बारे में सोचती है। अगले दिन रफी मिलोनी के बहुत सारे फोटोज खींचता है। वहीं पे दादी कोला खाने की जिद करती है। रफी दादी को कहता है कि आप मिलोनी को कोला खाने की जिद मत करिए, क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले हैं। पर दादी उसकी एक नहीं सुनती, कहती है कि तू हमेशा अपने पैसे बचाने के चक्कर में ही रहता है, चुपचाप हम दोनों को एक एक गोला दिलाते। तो मिलोनी भी गोला खाती है। अब गोला खाने की वजह से मिलोनी बीमार पड़ जाती है और उसके पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन इधर दादी आज परेशान थी, क्योंकि मिलोनी आज उससे मिलने नहीं आई थी। तब रफी उन्हें कहता है कि आपने उसे कल जबरदस्ती गोला खिलाया और वो बीमार पड़ गई। तब दादी उसे कहती है कि हम सबने भी तो गोला खाया था, तू कहाँ से ऐसी नाजुक लड़की ढूंढ के लाया है जो एक गोला खा के बीमार पड़ जाती है। तब रफी का दोस्त जाकिर दादी से कहता है कि शादी के बाद उसे आपके घर की आदत पड़ जाएगी, अभी आप सो जाइए। अगले दिन मिलोनी दादी से मिलने आती है। आते वक्त टैक्सी वाला रफी और मिलोनी को साथ देखकर बेफिजूल की बातें करना शुरू कर देता है, पर रफी उसे डांटते हुए आगे देख के गाड़ी चलाने को कहता है। फिर वो दोनों बीच पे आते हैं। वहाँ दादी जबरदस्ती से दोनों की फोटो खिंचवाती है और रफी को मिलोनी के कंधे पर हाथ रखने कहती है। रफी हिचकिचाते हुए मिलोनी के कंधे पर हाथ रखता है और बाकी उन दोनों की फोटो खींचता है। लेकिन तभी मिलोनी वहाँ पे रामप्यारी को देखती है, जो उन्हें ही देख रही थी, पर वो कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है।
पर मिलोनी उसे देख के थोड़ी घबरा जाती है। अब घर आने के बाद मिलोनी की माँ उससे कहती है कि परसों जो पापा के दोस्त घर पे आए थे, उनका बेटा चिंतन थोड़े दिनों में अमेरिका जा रहा है, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना तुम एक बार चिंतन से मिल लो। तो मिलोनी भी चिंतन से मिलने हाँ कह देती है। रात को मिलोनी राम प्यारे के पास आके कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। तब राम प्यारी उसे कहती है कि दीदी आप चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं देखा और मैं आपके मम्मी पापा को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो मिलोनी उसे थैंक यू कहती है। अगले दिन मिलोनी हसमुख भाई के बेटे चिंतन से मिलने जाती है। चिंतन कहता है कि तुम बहुत सुंदर दिखती हो। वो आगे उसे कहता है कि मुझे मुंबई में रहना अच्छा लगता है, हालांकि मैं तो कहीं भी खुश रह सकता हूँ, पर मैं मेरे माँ बाप से दूर रहना चाहता हूँ और तुम्हें कहाँ रहना पसंद है। तब मिलोनी उसे कहती है कि उसे गाँव में रहना पसंद है। तब चिंतन हंसते हुए उसे कहता है कि तुम गाँव में क्या करोगी। तब मिलोनी उसे कहती है कि सुबह खेती करूंगी और दोपहर को वही पेड़ के नीचे सो जाऊंगी। फिर मिलोनी उसका क्लास है कह के वहाँ से जाने लगती है। तब चिंतन उसे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन मिलोनी उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। अब घर आने के बाद मिलोनी चिंतन का रिश्ता रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसकी माँ उससे थोड़ी नाराज थी। इधर रवि पास वाले चाचा के दुकान से कुछ सामान लेता है और बातों बातों में उनसे पूछता है कि कहीं कैंपा कोला मिल सकता है क्या। दरअसल रवि को मिलोनी की कैंपा कोला वाली बात याद थी और वो उसे कैंपा कोला पिलाना चाहता था, पर चाचा उसे कहते हैं कि कैंपा कोला बंद हुए तो सालों हो गए, अभी तो वो कहीं नहीं मिलेगी। तब रवि उन्हें पूछता है कि कोई तो जानता होगा। तब चाचा रवि को एक फैक्ट्री का पता देकर उसे वहाँ जाके पूछने को कहते हैं। तो रवि उस फैक्ट्री में जाता है, पर वहाँ का मालिक उसे कहता है कि कैंपा कोला तो सालों पहले बंद हो गया है, अब कैंपा कोला को ढूंढने कोई नहीं आता। इतने सालों में तुम पहले हो जो कैंपा कोला ढूंढते आए हो। तब रवि उसे पूछता है कि इतना बड़ा देश है हमारा, कहीं तो होगी कैंपा कोला की फैक्ट्री। तब वो फैक्ट्री का मालिक उसे जवाब देता है कि हाँ देश तो बड़ा है हमारा, पर देश की याददाश्त बहुत छोटी है। लेकिन रवि फिर भी उसके पीछे ही पड़ जाता है। तब वो फैक्ट्री का मालिक उसे कहता है कि सालों पहले तुम्हारी तरह ही एक आदमी कैंपा कोला ढूंढते आया था, वो एक पारसी था। उसकी बीवी को कैंपा कोला बहुत पसंद था, तो जब कैंपा कोला की फैक्ट्रीज बंद होने लगी तो उसने किसी से फॉर्मूला खरीद लिया और अपने घर में ही फैक्ट्री डाल दी ताकि उसकी बीवी को कैंपा मिलती रहे। लेकिन मुझे पता नहीं कि वो पारसी आदमी अभी जिंदा भी है या नहीं। तो रवि उसे उस पारसी आदमी का नाम और पता पूछता है। तो वो फैक्ट्री का मालिक रवि को बताता है कि उस आदमी का नाम मिस्टर सोडा बोतल बना था और वो रवि को उसका पता भी दे देता है। इधर मिलोनी जब रास्ते से जा रही होती है तभी उसकी क्लास टीचर उसे देख के उसे लिफ्ट ऑफर करता है, पर मिलोनी उसे मना कर देती है। तब वो टीचर गाड़ी से नीचे उतर के मिलोनी को उसके साथ कॉफी पीने के लिए चलने कहता है। मिलोनी फिर भी उसे मना कर देती है, लेकिन फिर वो टीचर मिलोनी का हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती अपने साथ कॉफी पीने चलने कहता है और उसे धमकी देता है कि तुम्हारी वो फोटो आज भी मेरे पास है। तभी वहाँ पे रफी आता है और ये सब देख लेता है और मिलोनी से पूछता है कि मैडम सब ठीक है ना। तब वो क्लास टीचर रफी से कहता है कि ये मेरी स्टूडेंट है, तुम अपना काम करो और जाओ यहाँ से। पर मिलोनी खुद ही रफी के साथ चली जाती है। अब वो दोनों टैक्सी में थे, पर रफी को उस टीचर पे बहुत गुस्सा आया था और वो उसी गुस्से में बैठा था। तब मिलोनी उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ। तब रफी उसे कहता है कि वो आपके टीचर है, वो ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं, उन्हें आपको पूछ के हाथ लगाना चाहिए था। मेरा तो मन किया कि ये खींच के दे दूं, पर मैं कुछ नहीं कर सका, उन्हें पूछ कर हाथ लगाना चाहिए था। तब मिलोनी पहली बार रफी के हाथ पे हाथ रख के उसका गुस्सा शांत करती है। फिर रफी उसे अपने रेलवे स्टेशन के पास वाले रूम में लाता है और मिलोनी को वहीं बिठा के उसके लिए गर्मा गर्म पकौड़े लेने जाता है। तब मिलोनी को उसके रूम में रफी ने उसकी खींची हुई तस्वीरें मिलती है, वो उन्हें देखने लगती है। तभी रफी वापस आता है और वो दोनों पकौड़े खाते हैं। अब मिलोनी अपने घर वापस आने के बाद भी रफी को ही याद कर रही थी और इधर रफी भी उसी की फोटोज देखकर उसे ही याद कर रहा था। तभी उसे दीवारी का भूत दिखाई देता है, वही जिसने उस रूम के पंखे से लटक के खुदकुशी कर ली थी। वो रफी से कहता है कि वो भी अभी तक नहीं सोई, वो भी तुम्हें ही याद कर रही है। रफी उससे पूछता है कि तुमने खुदकुशी क्यों की। तब दीवारी उसे जवाब देता है कि वो एक लड़की से प्यार करता था और ऐसे ही जब एक रात पेशाब करने उठा तो सोचा कि लिटक जाऊं।
तो लटक गया। दरअसल तिवारी उस लड़की से अलग होने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया था। फिर रफी उसे पूछता है कि तुम क्या काम करते थे। तब तिवारी जवाब देता है कि गाँव में तो खेती करता था और यहाँ जो काम मिले वो किया करता था। तब रफी उसे कहता है कि मैं फोटोग्राफर हूँ, पर मैं ज्यादा टाइम तक यह काम नहीं कर पाऊंगा। खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। आपको कैंपा कोला पता है? सोच रहा हूँ कि कैंपा कोला की फैक्ट्री डालूं। तब तिवारी भी उसकी हाँ पे हाँ मिलाता है और कहता है कि हाँ डाल दे फैक्ट्री। इधर मिलोनी राम डैडी को देखने लगती है कि वो कैसी जिंदगी जीती है। शायद वो ये सोच रही थी कि किसी दिन उसे भी ऐसी ही जिंदगी जीनी पड़ेगी। अगले दिन रफी जब अपने काम पे निकल रहा होता है तो दादी उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो रफी को बैठने को कहती है। वो आगे उसे कहती है कि मैं तुम्हारी दादी हूँ और सब समझती हूँ। पहली बात तो ये कि वो जो लड़की है वो गैर मजहब की है, वो मुस्लिम नहीं है, और दूसरा उसका नाम नूरी भी नहीं है। पिछले दिनों में मैंने उसका एक बड़ा सा पोस्टर देखा था। क्या तुमने देखा? पहले दिन तो मैं बहुत खफा हुई, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन दूसरे दिन जब मैं फिर उस जगह पे गई तो वहाँ उस लड़की के पोस्टर की जगह एक होम लोन का पोस्टर लगा हुआ था। दादी उसे आगे कहती है कि तुम परसों से अपने बाप का कर्ज उतार रहे हो, आखिर तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? तब रफी उन्हें कहता है कि मैं हमारे घर का पाई कर्जा चुका के हमारा घर वापस ले लूंगा, मैं इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तब दादी उसे कहती है कि मुसीबत का वक्त हमें भी याद है बेटा, मैंने तुम्हें और तुम्हारे बहनों को अकेले पाला है, बड़ा किया है। क्या तुम उस वक्त हमेशा रोते ही रहते थे, हंसे नहीं थे कभी? तो अभी भी तुम क्यों उस वक्त को गले से लगाए रखे हो? उस वक्त को भूल जाओ बेटा, उस वक्त को भूल जाओ, उस घर को भूल जाओ, उन लोगों को भूल जाओ। दादी रफी को उसका अतीत भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कहती है। जिसके बाद रफी उस कैंपा कोला पर रहने वाले पारसी आदमी के घर पे जाता है। वो आदमी अभी भी अपने बीबी के लिए कैंपा कोला बना जाता। वो आदमी रफी को अपनी कैंपा कोला फैक्ट्री में ले जाके उसके लिए कैंपा कोला की खास बॉटल बनाता है और उसे वो बॉटल देते हुए कहता है कि तुम्हारी खास फ्रेंड के लिए। फिर रफी मिलोनी को उसी थिएटर में फिल्म दिखाने ले जाता है, पर मिलोनी का ध्यान फिल्म पे नहीं होता। वो कुर्सी के नीचे देखने लगती है। तब रफी उसे कहता है कि घबराइए मत, आप पैर ऊपर कर लीजिए, वो जुआ होगा। लेकिन मिलोनी चुपचाप थिएटर के बाहर आके बैठती है तो रफी भी उसके पीछे आके उसके पास बैठ जाता है। तब मिलोनी उसे कहती है कि भाई यहाँ पे ठीक हो, आप फिल्म देख लीजिए, आपकी फिल्म मिस हो रही है। तब रफी उसे कहता है कि बाकी की स्टोरी पता है मुझे। तब मिलोनी पूछती है कि क्या आपने फिल्म पहले भी देखी है? तब रफी कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखी, पर मुझे पता है इस गाने के बाद लड़का और लड़की में प्यार हो जाएगा। फिर लड़के के माँ बाप ऑब्जेक्शन लेंगे क्योंकि लड़का मामूली मोटर मैकेनिक है। सब फिल्मों की स्टोरी तो सेम ही होती है। मिलोनी भी एक पल के लिए रफी की कई बात सोचती है और वो दोनों थिएटर से चले जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। इस फिल्म की एंडिंग ओपन रखी गई है। शायद रफी और मिलोनी दोनों भी अपने अपने बैकग्राउंड और सोशल स्टेटस को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि इस समाज में उनके साथ रहने की संभावना कम है। वो अपनी सच्चाई और संभावित भविष्य को पहचानने के बाद वो बिना कुछ कहे टाइम के साथ चलने का फैसला करते हैं। इस फिल्म को राकेश बत्रा ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने इससे पहले 2013 में द लंच बॉक्स फिल्म को डायरेक्ट किया था। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो हाइप करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।